हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 1 और इसका नाम है परिचय। इसका एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें हमने बात करी थी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं और हमने बात करी थी चयन की समस्या किसे कहते हैं। और आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हम सभी के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। एक पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी जाग जाती है। हमारे जो वांट्स हैं और नीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। और जबकि जो हमारे पास संसाधन होते हैं, जैसे कि हमारी जो सैलरी वगैरह होती है वो सीमित होती है, वो हमारे खर्चों की तरह अनलिमिटेड नहीं होती। वैसे ही एक अर्थव्यवस्था में भी सरकार के पास या जो लोग अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं उनके पास भी संसाधन सीमित होते हैं, और जबकि उनके जो नीड्स एंड वांट्स होते हैं वो सब अनलिमिटेड होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। वैकल्पिक मतलब एक ही चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक, हमारे पास एक संसाधन है प्लास्टिक, तो ऐसा नहीं है हम प्लास्टिक से सिर्फ कटोरियाँ ही बनाएंगे। प्लास्टिक से हम वॉशिंग मशीन बना सकते हैं, कूलर बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बट हम वो बनाएंगे जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी ज़रूरत लोगों को सबसे ज़्यादा है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा है, वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। हर एक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं का जो उत्पादन है वो किस हिसाब से किया जाए। मतलब ये कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन सेवाओं को उत्पादन किया जाए, किस संसाधनों का जो उपयोग है वो भी कम से कम हो और लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो जाएं और सभी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं। तो इस प्रकार से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए ही हम सीमांत उत्पादन संभावना वक्र की बात कर रहे थे। तो सीमांत उत्पादन संभावना वक्र हमें यही बताता है कि जैसे एक चीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ में वही चीज़, ठीक है, जैसे कि हम अगर गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम गेहूं की कुछ इकाइयां घटा दें और उसकी जगह कपास का उत्पादन करने लग जाएं तो कपास की कितनी इकाइयां प्राप्त होंगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिर से प्लास्टिक ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक से बास्केट बनाना चाहते हैं तो कितनी बास्केट बनेंगे, लेकिन अगर हम बास्केट ना बना के उसी बास्केट से हम कूलर बनाना चाहें तो कितने कूलर बनेंगे। और जो सेटिस्फैक्शन है वो लोगों को वो बास्केट से ज़्यादा मिलेगा या कूलर से ज़्यादा मिलेगा, मतलब दोनों में से किसकी ज़रूरत ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है हमें उत्पादन संभावना वक्र से। जैसे कि आप यहाँ पे इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये 1.1, जैसा कि यहाँ पर आप देखिए ये संभावनाएं हैं। अगर हम अनाज की 0 इकाइयाँ उत्पादन करते हैं, मतलब अनाज को हम बिल्कुल भी नहीं उगाते और कपास ही कपास उगाते हैं, तो हमें कपास की 10 इकाइयाँ मिलती हैं। इकाइयाँ जो है आप ऐसे नाप लीजिए जैसे कि किलोग्राम, ग्राम और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इकाइयों का यूज़ कर रहे हैं। अब भी जो संभावना है इसमें हम देखते हैं, अगर मान लीजिए अनाज की हम 1 इकाई उगाते हैं तो कपास को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कपास में जो लागत आएगी वो हमें अनाज में लगानी पड़ेगी। तो कपास की 9 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। अगर हम अनाज 2 इकाइयाँ लेते हैं तो कपास की हमें सिर्फ 7 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। जबकि आप स्टार्टिंग में देखिए, जब अनाज 0 था तो कपास हमें 10 इकाई मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम अनाज 2 लेते हैं तो कपास सिर्फ 7 मिल रहा है, दोनों को मिला के भी 10 नहीं हो रहा, वो 7 इकाई और वो 2 इकाई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उधर घटेगा तो उधर बढ़ेगा और उधर घटेगा तो उधर बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि अगर 4 प्लास्टिक की बकेट बन रही हैं तो 4 ही कूलर बनेंगे। अगर हम कहें कि अगर कूलर की संख्या घटा दी जाए तो बकेट भी उतने ही बनेंगे, ऐसा नहीं है, बकेट ज़्यादा बनेंगे और कूलर कम बनेंगे। दोनों की वस्तु में फ़र्क होता है। वैसे ही यहाँ पर इसमें
अनाज और कपास दोनों में फ़र्क दिखाया गया है। अगर हम अनाज की 3 इकाइयाँ लेते हैं तो कपास की हमें सिर्फ 4 इकाइयाँ ही मिलती हैं, और जब हम अनाज की 4 इकाइयाँ लेते हैं तो हमें कपास 0 मिलता है। जबकि हम अनाज को 0 लेते हैं तो कपास हमें 10 इकाई मिलता है। और वहीं पर अगर हम कपास को 0 कर देते हैं, सिर्फ अनाज लेते हैं, तो अनाज सिर्फ 4 इकाई मिलता है। तो दोनों में फ़र्क है, क्योंकि प्रोडक्ट में भी फ़र्क होता है। अब उत्पादन संभावना वक्र जो है वो यही बताता है। अब इसी को हम डायग्राम पर देखेंगे। ये जो हमारी खड़ी रेखा है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ पर हमने लिया है कपास, और ये जो हमारी लेटी हुई रेखा है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। यहाँ पर हमने लिया है अनाज। अब यहाँ पर हम इसके पॉइंट्स डाल लेंगे और देखेंगे। पहला क्या था, कपास 10 था और अनाज 0 था, तो बिंदु हमारा यहाँ पर लगेगा। दूसरा रेशो था 1:9, 1 और 9 का, जिसमें कपास था हमारा 9, तो 9 पर बिंदु लगाएंगे, और अनाज था हमारा 1। यहाँ पे 1 और यहाँ से 9, मतलब बिंदु लगेगा यहाँ पर। ऐसे ही सी, डी और ई के भी हम पॉइंट्स लगा लेंगे और रेखा खींचेंगे, तो हमारा जो ये लाइन है ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे गिरती हुई दिखेगी। यही है सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, जिसमें हमारा पहला आता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और दूसरी हमारी आती है बाजार अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जो देश विदेश में और पूरी दुनिया में चलते रहते हैं, इनका आयोजन किस प्रकार से होता है। तो इनका आयोजन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है बाजार अर्थव्यवस्था। ये जो पहली वाली है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था में सभी फैसले और जितनी भी योजनाएं, प्लानिंग वगैरह, जितने भी डिस्कशन, सब कुछ सरकार के द्वारा होते हैं। ठीक है, जो वस्तु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें करनी है, नहीं करनी है, क्या सबके लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि एक तरफ सरकार चाहती है बड़े बड़े स्टैचू बनाना और मतलब घूमने वाले स्थान बनाना, जिससे कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री टाइप दिखाई दे, सड़कें बनाना, और दूसरी तरफ है शिक्षा और स्वास्थ्य, हॉस्पिटल बनाना, लोगों को शिक्षा प्रदान करना। तो दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है, इसका फ़ैसला सरकार लेगी, और सरकार की मर्ज़ी है कि वो कोई भी फ़ैसला ले, चाहे वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब ये कि अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में, पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी फैसले हैं और जितने भी योजनाएं हैं, वो सभी, उन सभी का जो फैसला है, उन सभी के जो निर्णय हैं, वो सारे निर्णय सरकार द्वारा होते हैं। किसमें? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। अगर हम 20वीं सदी में किसी देश का उदाहरण देख सकते हैं जिसमें पूरे तरीके से केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था हो, तो उसका उदाहरण है चीन, जिसमें हर तरीके से जुड़े हुए फैसले और सारी प्लानिंग सरकार करती है। फिर चाहे उससे लोगों को फ़ायदा हो या नुकसान हो, और लोग उससे राज़ी हों या ना हो, सारे के सारे फैसले सरकार ही करती है। इसके बाद दूसरा आता है बाज़ार अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें सभी आर्थिक क्रियाकलापों से यहाँ पर मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था में जुड़े हुए जितने भी काम हैं, वो सभी आर्थिक क्रियाकलाप स्थितियों के अनुसार डिसाइड होते हैं कि स्थिति क्या है। अर्थशास्त्र के अनुसार बाज़ार एक ऐसी संरचना होती है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को निर्बाध अंतःक्रिया प्रदान करती है। मतलब ये यहाँ पर जो बाज़ार का अर्थ होता है वो मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, मंडे मार्केट, संडे मार्केट टाइप नहीं होता कि एक भौगोलिक जगह हो गई, वहाँ पर कुछ लोग बैठ गए सामान बेचने के लिए और कुछ लोग आ गए सामान खरीदने के लिए। अर्थव्यवस्था में बाज़ार का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। अर्थव्यवस्था में बाज़ार का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपना सामान खरीदने और बेचने के लिए, मतलब कोई पकड़े ना रखे उसे, कोई परेशानी ना हो उसे बेचने और ख़रीदने में, जिसके लिए किसी भौगोलिक जगह का होना ज़रूरी नहीं। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्या किसी बाज़ार में जाके करते हैं? मतलब किसी भौगोलिक स्थान पे जाते हैं? नहीं ना।
सिर्फ अपने घर में ही, मतलब वो भी भौगोलिक स्थान ही है, लेकिन जाने की ज़रूरत नहीं होती। जो सामान लेकर आता है उसको दूर बैठे पता चल जाता है कि आपको सामान चाहिए, वो खुद से आपसे बात नहीं करता, आपको देने नहीं आता, कोई और ही एजेंट सामान को देने के लिए आता है। तो इसी तरीके से बाज़ार का मतलब है कि जहाँ पे कोई सामान को ख़रीदने के लिए राज़ी है, कोई बेचने के लिए राज़ी है, और वस्तु का एक फ़िक्स्ड प्राइस होता है और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती सामान खरीदने या बेचने के लिए, किसी को रोका टोका नहीं जाता, ठीक है। उस तरीके से वो बाज़ार होता है जहाँ पे व्यक्ति जो है अपनी अंतःक्रिया को निर्बाध तरीके से कर सकते हैं, मतलब किसी बंधन में बंधे हुए नहीं होते, निर्बाध तरीके से अपनी क्रिया को वो कर सकते हैं। तो ये जो होता है बाज़ार अर्थव्यवस्था, इसमें जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो सारे के सारे किसके अनुसार होते हैं? स्थितियों के अनुसार। तो ये स्थितियाँ होती कैसे हैं? आखिर बाज़ार की वह कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो बाज़ार तंत्र में करोड़ों अलग अलग व्यक्तियों की क्रियाओं को कंट्रोल करके रखती हैं? मतलब बाज़ार में कोई एक दो लोग तो है नहीं, बाज़ार में करोड़ों लोग खरीदने वाले हैं और करोड़ों लोग बेचने वाले हैं। वो कौन सी शक्तियाँ होती हैं जो सभी को कंट्रोल करके रखती हैं? तो वो शक्तियाँ ये होती हैं कि बाज़ार व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु, जितनी भी वस्तुएं होती हैं और जितनी भी सेवाएं होती हैं, सबकी एक निश्चित, एक तय कीमत होती है। ऐसा नहीं होता कि बताने के लिए कुछ और जब आपने सामान ख़रीदा तो कुछ और। एक तय कीमत होती है खरीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। पहली तो ये वाली शक्ति हो गई। अगर किसी वस्तु की कीमत, ठीक है, अगर किसी वस्तु की मांग ज़्यादा होती है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैकडोनल्ड है और उसके बर्गर की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो रही है, मांग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर वो उस पर 2 या 4 रुपये बढ़ा देगा तो लोग बाज नहीं आएंगे उसको ख़रीदने से। उनको चस्का लग चुका है बर्गर खाने का, वो तब भी बर्गर खाएंगे ही खाएंगे। और दूसरी बात, उनको बर्गर की ज़रूरत होगी तो वो 2-4 रुपये पे ध्यान नहीं देंगे, खाएंगे ही खाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अब हमने दोनों तरह की अर्थव्यवस्था की बात कर ली। वैसे तो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वास्तव में एक्चुअल में सारी की सारी ही मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। मतलब थोड़ी सी बाज़ार अर्थव्यवस्था होती है और थोड़ी सी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरे तरीके से बाज़ार हो या पूरे तरीके से केंद्रीकृत हो, सारी की सारी मिश्रित होती हैं, दोनों का मिश्रण होता है। जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय जो है, जो इम्पोर्टेंट निर्णय होते हैं, वो सरकार द्वारा लिए जाते हैं तथा आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो बाज़ार द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर आजकल आप देखें कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का कोई उदाहरण है तो है, आज के टाइम में भी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का उदाहरण है चीन। और जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले 20 सालों से भारत में भी सरकार की भूमिका ना के बराबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में और भारत जैसे देशों में पिछले 20 सालों में, 20 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है, सरकार की भूमिका ना के बराबर है। मतलब ज़्यादातर जो है वो कौन कर रहा है? बाज़ार शक्ति, ठीक है, बाज़ार अर्थव्यवस्था ज़्यादा चल रही है और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था कम चल रही है। कहने का मतलब ये है कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, बाज़ार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। पूरा नाम है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। लेकिन सभी देशों में ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें खाली केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था हो या खाली बाज़ार अर्थव्यवस्था हो। सभी में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। किसी में बाज़ार अर्थव्यवस्था ज़्यादा होती है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कम होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में। और किसी में केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ज़्यादा होती है और बाज़ार कम होती है, लेकिन होता है दोनों का मिश्रण। अब ऐसी एक ही अर्थव्यवस्था है फ़िलहाल तो जिसमें टोटल केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है और उसका उदाहरण है चीन। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों में अंतर बताना है। तो आपको ये मैंने जो समष्टि अर्थशास्त्र थी उसकी बुक में भी ये वाला टॉपिक था, मैंने बताया था, फिर से बता देती हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि, इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत का निर्धारण है वो कैसे तय होता है, कैसे हर एक व्यक्ति का फैसला कीमत और वस्तु के प्रोडक्शन को बदल सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ आज से मैं कोई भी कंपनी ले लेती हूँ, जैसे कि आज से मैं मैगी खाना बंद कर देती हूँ।
अब मेरी तरह मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स और भी बहुत ज़्यादा लोग, फिर उनके फ्रेंड्स, उनके पड़ोसी ऐसे करके सोचने लग जाएं, तो मैंने अकेले ने तो सिर्फ दिन में एक पैकेट मैगी खाना बंद किया, और बाकी सब भी यही कहेंगे कि मैंने एक पैकेट ही तो बंद किया। अब वो एक एक करके, मतलब पर व्यक्ति करके, पूरी कंपनी को कितना लॉस हो जाएगा, या फिर पूरी कंपनी जो है उसका प्रोडक्शन पे कितना असर पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बातें होती हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति का जो निर्णय है वो कीमत और मांग को बदल सकता है, पूरे प्रोडक्शन को बदल सकता है। जबकि समष्टि में हम कुल चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जिसमें टोटल चीज़ें हों, जैसे कि रोज़गार। जब सरकार रोज़गार की बात करती है तो किसी एक व्यक्ति को तो करती नहीं है, वो सभी की बात करती है। जैसे कि समग्र कीमत, टोटल कीमत, समग्र उपाय, जब उपाय होता है तो वो भी सभी के लिए होता है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होता। यहाँ तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2 में। आई होप आपको क्लियर हुई, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई डाउट है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।